जरा सोचिए, एक ऐसा प्राचीन और विशाल उत्सव जहां कभी लाखों लोग एक साथ जुटते थे, वो अचानक गायब हो जाता है। 1 या 2 साल के लिए नहीं, बल्कि सदियों के लिए। ऐसा लगता है जैसे इतिहास के पन्नों से किसी ने उसे पूरी तरह मिटा ही दिया हो। लेकिन फिर अचानक 2026 में दक्षिण भारत की एक नदी के तट पर लाखों लोग वापस लौट आते हैं। आज हम डिकोड करेंगे केरल के महामघम महोत्सव की इस हैरान कर देने वाली वापसी को। 250 साल, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कालखंड है। जरा इमेजिन कीजिए, 2.5 सदी बीत गई जब केरल की पूजनीय नीला यानी भरत पूजा नदी की रेत ने इस तरह की सामूहिक सांस्कृतिक ऊर्जा को महसूस किया था। इतनी सारी पीढ़ियां आईं और चली गईं, दुनिया पूरी तरह आधुनिक हो गई, लेकिन इस महान उत्सव की गूंज कहीं खो गई थी। ये केवल समय का अंतराल नहीं था, बल्कि एक पूरी सभ्यतागत स्मृति थी जो इतने लंबे समय तक गहरी नींद में थी। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, आप एक खोई हुई परंपरा को वापस कैसे लाते हैं? एक ऐसे आधुनिक राज्य में जहां आज की तेज तर्रार जिंदगी है, कड़े नियम कानून है, वहां अचानक से एक निष्क्रिय मध्ययुगीन सभा को फिर से शुरू करना कोई मजाक नहीं है। इसके लिए भारी रसद, कड़े प्रशासनिक समन्वय और एक बहुत ही गहरी सांस्कृतिक चुनौती से निपटना पड़ता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये महामहम महोत्सव, जिसे ऐतिहासिक रूप से मामंकम भी कहा जाता था, आखिर है क्या? ये माघ के चंद्र मास में होने वाली एक प्राचीन मंडली है। पुराने समय में इसने नदी तटों को आस्था, बौद्धिक चर्चा और सांस्कृतिक आदान प्रदान के एक जीवंत केंद्र में बदल दिया था। 18 जनवरी से 3 फरवरी 2026 तक केरल के छोटे से मंदिर शहर तिरुनावाया में जो कुछ भी हुआ, उसका मकसद उसी टूटी हुई कड़ी को फिर से जोड़ना था। इस नदी तट का पुनर्जागरण अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था। लाखों युगों के लिए सुरक्षित अस्थायी स्नान घाट बनाए गए। हवा में हर तरफ वैदिक मंत्रोच्चार और होम की सुगंध थी। और शाम के समय का नजारा तो बिल्कुल जादुई था। नीला आरती के दीपों से पूरी नदी जगमगा उठती थी। साथ ही शास्त्रीय कलाओं और बौद्धिक प्रवचनों का भी आयोजन हुआ। ये सब भक्ति की गहराई और आधुनिक मैनेजमेंट का एक ऐसा अद्भुत मिश्रण था जो सीधे आपके रोंगटे खड़े कर दे। अब आते हैं हमारे पहले बड़े खुलासे पर, दक्षिण का कुंभ मेला। हम सब उत्तर भारतीय कुंभ मेले के बारे में तो जानते ही हैं, है ना? जहां 12 साल के खगोलीय चक्र में गंगा, यमुना या गोदावरी नदियों पर लाखों करोड़ों लोग इकट्ठा होते हैं। लेकिन इस बार ये दक्षिणी महामघम था, जहां भरत पूजा में बिल्कुल वैसी ही भारी भीड़ उमड़ पड़ी। आयोजकों ने एक चक्रीय नदी आधारित मंडली को केरल में फिर से जीवित कर दिया है। उत्तर के उस महाकाव्य पैमाने को सफलतापूर्वक दक्षिण में ला खड़ा करना, ये सच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये बात आज के समय में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसका उद्देश्य दक्षिण में रहने वाले भक्तों को उत्तर की लंबी यात्रा किए बिना ही एक महापर्व के आध्यात्मिक वैभव का अनुभव करने का मौका देना है। कई लोगों के लिए उत्तर भारत जाना हमेशा संभव नहीं हो पाता। इस उत्सव ने उन्हें उनके अपने घर के करीब एक स्थानीय आध्यात्मिक नवीनीकरण का अनुभव कराया, जिसने पूरे केरल और पड़ोसी राज्यों से भारी भीड़ को अपनी तरफ खींचा। दूसरा दिलचस्प खुलासा, सन्यासी, रहस्यवादी और आधुनिकता। अखाड़े ये प्राचीन मठवासी और युद्ध शिष्यों की वंशावलियां हैं, जो सदियों से हिमालय और गंगा के तीर्थों से जुड़ी रही हैं। उत्तर भारत के कुंभ मेलों में तो आप इन्हें हमेशा देखते हैं, लेकिन तिरुनावया के कार्यक्रम में उनकी भागीदारी पूरी तरह से अभूतपूर्व थी। उत्तर भारत के साधु संतों का केरल के इस उत्सव में आना एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण था जिसने वहां मौजूद हर किसी को हैरान कर दिया। इन अखाड़ों के वहां पहुंचने से जो हुआ वो एक अनूठा कल्चरल क्रॉसओवर था। गंगा की परंपराओं का दक्षिणी मंदिर अनुष्ठानों के साथ सीधा मिलन। सोचिए, एक तरफ अखिल भारतीय महामंडलेश्वर दीक्षा का नेतृत्व कर रहे हैं और उनके ठीक बगल में कथकली और विलासिनी नाट्यम जैसी पारंपरिक केरल कलाओं का प्रदर्शन हो रहा है। ये उत्तर और दक्षिण का एक ऐसा जीवंत मिलन था जहां आधुनिकता के बीच प्राचीन रहस्यवाद एक बार फिर से जिंदा हो उठा। लेकिन ये सब कुछ इतनी आसानी से नहीं हुआ। तीसरा खुलासा, नदी तट पर टकराव। पर्दे के पीछे एक बहुत ही हाई स्टेक्स ड्रामा चल रहा था। एक तरफ राज्य के सख्त पर्यावरण कानून थे, अतिक्रमण की चिंताएं, भारी मशीनरी पर कड़े नियम और नदी तट का संरक्षण।
और दूसरी तरफ आयोजकों की ज़रूरतें थीं, लाखों लोगों के लिए अस्थायी स्नान घाट, सुरक्षित पहुंच और भारी ट्रैफिक का मैनेजमेंट। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही थे, और इसी भारी तनाव के बीच स्थानीय ग्राम अधिकारी ने पर्यावरण कानूनों का हवाला देते हुए एक स्टॉप मेमो जारी कर दिया, और अचानक सब कुछ रुक गया। स्टॉप मेमो जारी होते ही घाटों की तैयारी पूरी तरह से ठप पड़ गई। समय बीत रहा था और दांव बहुत ऊंचे थे। मामला तुरंत केरल उच्च न्यायालय में पहुंचा। एक तेज और बेहद कठिन कानूनी लड़ाई लड़ी गई। अंततः कोर्ट से मंजूरी मिल गई, लेकिन एक बहुत ही सख्त शर्त के साथ कि पारिस्थितिक सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। इस कानूनी जीत के बाद ही ये ऐतिहासिक सभा सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सकी। तो इस पूरी घटना का मुख्य निष्कर्ष क्या है? आस्था और पारिस्थितिक अस्तित्व का संगम। महामघम महोत्सव केवल एक अनुष्ठान बनकर नहीं रह गया, ये उससे कहीं आगे निकल गया। ये पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी को गहरा करने, लाखों की भीड़ को संभालने की स्थानीय क्षमता का परीक्षण करने और धार्मिक पवित्रता के साथ वाणिज्य का बैलेंस बनाने के बारे में था। सबसे अहम बात, यह आयोजन भरतपूजा नदी के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को सुरक्षित करने का एक विशाल मंच बन गया। इसने साबित कर दिया कि कैसे आस्था मानव सभा को मैनेज करने के साथ साथ एक प्राचीन इकोसिस्टम को भी बचा सकती है। और यहीं से संरक्षकता या कस्टोडियनशिप की बहुत ही पावरफुल अवधारणा सामने आती है। ये एक ऐसी साझा भावना है जो भक्तों, सामुदायिक संगठनों और सरकारी संस्थानों सबको एक साथ ले आती है। महामघम की असली विरासत सिर्फ एक बार भारी भीड़ इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि वो निरंतर कमिटमेंट है जो इस नदी के पारिस्थितिक और सांस्कृतिक अस्तित्व को बचाए रखने के लिए पैदा हुई है। जाते जाते ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या एक विशाल प्राचीन उत्सव को पुनर्जीवित करने से वास्तव में एक आधुनिक पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने में मदद मिल सकती है? महामघम महोत्सव ने हमें दिखाया है कि सदियों पुराने अनुष्ठान और आज की आधुनिक पर्यावरणीय चुनौतियां एक दूसरे की दुश्मन नहीं बल्कि पूरक हो सकती हैं। इस ऐतिहासिक पुनरुद्धार ने यकीनन भविष्य के लिए एक बिल्कुल